मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था राइनाइटिस के बारे में और साथ ही हमने क्या पढ़ा था, एलर्जिक राइनाइटिस को हमने देखा था, जिसमें मैंने आपको एकदम बहुत ही आसान भाषा में बताया था कि एलर्जीज के कारण जो राइनाइटिस होती है। अब एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि राइनाइटिस क्या होता है। इसका मतलब होता है कि ये जो नाक है ये ऊपर से दिख रही है ऐसी, और जस्ट इसके नीचे अगर जिसमें बाल होता है, अगर उसको आप टच करेंगे हाथ से तो क्या होता है, उसमें आपको बाल फील होता है। और वो जो एक लेयर होती है, वो जो एक अंदर वाली जो परत होती है, ऊपर वाली ये है और सेम अंदर वाली जो परत होती है वो थोड़ी सी और ज्यादा मुलायम होती है, तो हम उसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। अब इस म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो छोटी छोटी नसें जो आती हैं वो फूल जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। उसके कारण एलर्जी हो जाता है किसी धूल से, कोई चीज से, या फिर फूलों के जो परागकण होते हैं जिसको हम पॉलन बोलते हैं उससे। ठीक है, तो राइनाइटिस का मतलब यही होता है। आप समझ गए बहुत अच्छे से। लेकिन नॉन एलर्जिक राइनाइटिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगी, और वो सवाल क्या है, देखिए मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग शाकाहारी होंगे और बहुत सारे लोग मांसाहारी होंगे। लेकिन जो मांसाहारी है, अगर वो अपने दिमाग में अभी जो मैं बोल रही हूँ वो चीजें अगर आप रख ले, मतलब आपके घर में चिकन बन रहा है, एकदम स्पाइसी, बहुत ज्यादा तीखा बन रहा है, और आप उसको अगर खाते हैं तो खाने के 4-5 निवाले के बाद ही क्या होगा, आपको नाक से पानी आएगा, पसीना आने लगेगा और गर्मी भी महसूस होगी। और जो लोग शाकाहारी है उनके लिए ये चीज है, अगर आप पनीर की सब्जी खाते हैं या फिर आप कोई अपनी पसंदीदा सब्जी को खाते हैं तो क्या होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा आप मसाला एकदम डालते हैं, उसके बाद उसको तैयार करते हैं और फिर गरम गरम उसको खाते हैं। उस टाइम आपके साथ भी सेम इसी तरह होता है, आपको पसीना आता है, नाक से आपके पानी निकलता है और साथ ही साथ आपको गर्मी भी लगती है। तो ये सभी चीजें क्या है, हम इसको आमतौर बहुत ज्यादा ही एकदम नॉर्मल समझते हैं, लेकिन नॉर्मल तो नहीं है। ये आपको उस खाने से एलर्जी नहीं है, लेकिन बिना काम के कोई पसीना आना, नाक बहना अचानक से क्यों हो जाता है। तो ये चीजों के बारे में हम किसमें पढ़ते हैं, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। मतलब आपको किसी भी चीज से एलर्जी नहीं है, लेकिन कोई चीज ऐसी होती है जो तुरंत जब आप लेते हैं या फिर आप खाते हैं या उस चीज के जब आप संपर्क में जाते हैं तो क्या होता है, तो आपके नाक बहने लगते हैं, आपको पसीना आने लगता है, इसके साथ साथ आपको छींके भी आने लगती है। तो ये सभी चीजें होती हैं। या फिर जब आप मिर्ची खाते होंगे तो ये चीजें आपके साथ होती होगी, मिर्ची से आपको एलर्जी नहीं है। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नॉन। नॉन का मतलब नहीं, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस, इसका मतलब है कि एलर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जो नाक की अंदर वाली जो परत है, जिसको मैंने अभी बताया कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसमें सूजन आ जा रही है। अब ये सूजन क्यों आ रही है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम ये समझ ले कि जो नॉन एलर्जिक राइनाइटिस है वो आखिर होती क्या है। ये जो राइनाइटिस है ये नॉर्मली पूरे साल तक भी इसके लक्षण आप में देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो पूरे साल तक जब आपके लक्षण देखे जा सकते हैं तो लक्षण बिल्कुल सेम होंगे, राइनाइटिस के लक्षण की तरह ही इसमें आपको छींकें आएंगी, आंख से आंसू आएगा और साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा नाक से पानी बहेगा, और हो सकता है कि आपके गले में खराश हो, आपको कफ हो और हल्का सा आपको बुखार हो जाए। ठीक है, ये चीजें आप समझ गए। इन चीजों के बाद हम समझते हैं कि इसमें भी क्या कोई प्रकार होते हैं। नॉन एलर्जिक राइनाइटिस 7 प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। पहली क्या है, पहली अगर हम बात करें यहाँ पे तो इन्फेक्शियस राइनाइटिस, इन्फेक्शियस राइनाइटिस। दूसरी क्या हो गई, दूसरी है वैसोमोटर राइनाइटिस। तीसरा क्या है, ऑक्यूपेशनल राइनाइटिस। और चौथा क्या है, हार्मोनल राइनाइटिस। पांचवा क्या है, ड्रग इंड्यूस्ड राइनाइटिस। और छठा है गस्टेटरी राइनाइटिस। और सातवां है नॉन एलर्जिक राइनाइटिस विद एसिनोफिलिया सिंड्रोम। अब इन सभी के बारे में हम बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप पहले वाले प्रकार को अगर आप देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि यहाँ पे क्या लगा है, इन्फेक्शियस राइनाइटिस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इन्फेक्शन के कारण ही ये जो एलर्जी है, मैंने आपको बताया था कि जो राइनाइटिस है ये कहाँ से आया है,
राइनाइटिस का मतलब होता है कि नाक में सूजन हो जाना, नाक की अंदर वाली परत में, जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आइटस लगा हुआ है, इसी के कारण वहां की जो परत है उसमें सूजन हो जाती है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे इन्फेक्शियस लगा हुआ है, मतलब कोई भी चीज का अगर इन्फेक्शन होगा उसके कारण नाक के अंदर वाली परत में सूजन हो जा रही है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब देखिए, इन्फेक्शन वायरस के द्वारा हो सकता है या फिर बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है। तो यहाँ पे इन्फेक्शन हम जनरली मानते हैं कि नाक में अगर लगी है तो वो वायरल इन्फेक्शन होगी। कौन सी इन्फेक्शन? वायरल। वायरल का मतलब है वायरस के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन को हम वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है, अब वायरस कौन कौन सी होती है? वायरस में हो जाती है यहाँ पे एडिनो वायरस हो सकता है, साथ में आपका राइनो वायरस हो सकता है। अब ये क्या है? राइनो वायरस और एडिनो वायरस वायरस का ही एक प्रकार है। ठीक है, इसके साथ हम रख सकते हैं कोरोना वायरस को, जिसको हमने बहुत ज्यादा झेला है 2 साल से, कोरोना वायरस। तो ये सभी वायरस नाक के ऊपर वाले पोर्शन को प्रभावित करती है, और ये जो सभी वायरस है वो फैल सकती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। लेकिन अगर नॉर्मली आपके नाक के अंदर की जो परत है उसको अगर ये प्रभावित कर देती है तो ये 7 से 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। ठीक है, ये चीजें होती है। लेकिन जब ये वायरस नाक को प्रभावित करती है तो आपको कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि आपको हल्का बुखार हो, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, हो सकता है कि आपको फीवर आए। ठीक है, आपकी नाक बहे, मतलब रनी नोज। अब रनी नोज को हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं राइनोरिया। क्या बोलते हैं? राइनोरिया। और इसकी स्पेलिंग क्या होगी? RHINNORHEA, राइनोरिया। ठीक है, इसके बाद क्या हो सकता है? मसल्स में पेन हो सकती है, मतलब जो फेस, यहाँ के नाक के जो आसपास की जो मसल्स है, जो मांसपेशियां है, उसमें दर्द महसूस होगी। मतलब क्या होगा? फेशियल पेन, दर्द महसूस होगा। ठीक है, पेन। अब आप ये महसूस करते होंगे, अगर आपको सर्दी और जुकाम होता है तो आप ये हमेशा महसूस करते होंगे कि आपके कान के पास कुछ भारी भारी सा लगता है। ठीक है, आपके पूरे फेस में ऐसा लगता है जैसे कि कुछ भारी सा रखा हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं प्रेशर फील होना। तो फेशियल प्रेशर आपको फील होगा। क्या फील होगा? फेशियल प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है दबाव महसूस होना। ठीक है, इसके साथ क्या हो सकता है? कफ बन सकता है, सोर थ्रोट, मतलब गले में खराश हो सकती है आपको। ठीक है, थ्रोट, ये आर है मेरा लिखा हुआ, नीचे की तरफ हो जाता है मेरा। ठीक है, तो इसे आप समझ ले, सोर थ्रोट हो गया। इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद हो सकता है कि कफ बने आपके गले में, आपके यहाँ पे कफ जमा हो, और वो जो कफ है वो बहुत ज्यादा पीला पीला भी हो सकता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं म्यूको पुरुलेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि गले में कफ बन गई है और साथ ही साथ यहाँ पे नाक में बहुत ज्यादा ही बलगम टाइप का बन गया है, और जब आप खांसते हैं तो वो बलगम साथ में निकलता है और आपको दर्द भी होता है। ठीक है, तो ये सभी लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको एडिमा भी हो सकता है। अब एडिमा के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा डिटेल लेक्चर ले लिया है, लेकिन एडिमा का मतलब ये होता है कि हाथ और पैरों में अक्सर बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है कि उनके जो मुंह होते हैं, फेस, वो सूजे से रहते हैं। हाथ और पैरों में सूजन रहती है, हाथ की उंगलियों में और पैरों में। और जनरली ये कब होता है? जब आप सुबह सुबह उठते हैं तब। तो वो एडिमा के शुरुआती दौर हो सकते हैं जब आपको सुबह सुबह ये लक्षण दिखाई दे तब। लेकिन ऐसे क्या होता है कि पूरा दिन ही हाथ और पैरों में सूजन रहता है और बहुत लंबे समय तक ये चीजें रहती है। तो एडिमा के बारे में मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको बताया है पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो आप जाकर के उस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो गई है? यहाँ पे आपको एडिमा भी हो सकता है। तो ये सभी लक्षण आपको इन्फेक्शियस राइनाइटिस में देखने को मिल सकता है। राइनाइटिस के दूसरे प्रकार में हम देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? वैसोमोटर राइनाइटिस। इसका मतलब है कि जो भी चीजें ब्रेन से कंट्रोल होती है, हमारा दिमाग जिस चीज को कंट्रोल करके रखता है, मतलब हमारे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, वो ब्रेन के हिसाब से कैसे होती है? ब्रेन कुछ ना कुछ रिलीज करता है। अब रिलीज करने का क्या मतलब है? देखिए, जैसे ही ब्रेन कुछ ना कुछ रिलीज करता है, मतलब एक तरल पदार्थ टाइप का वो रिलीज करता है या फिर वो सिग्नल भेजता है, तो हमारा बॉडी उसके अकॉर्डिंग काम करता है, उसके अनुरूप काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें क्या देखते हैं? हम इसमें देखते हैं कि जैसे हमारे ब्रेन में 2 चीजें होती है। हमारे ब्रेन को क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। हमारे ब्रेन का जो सिस्टम है उसको हम क्या बोलेंगे? नर्वस
सिस्टम। अब इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे इस टॉपिक में, लेकिन हम छोटा सा एक इसका सेक्टर देखेंगे, ठीक है, छोटा सा इसका पार्ट देखेंगे। नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती है, एक पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, पैरासिम्पैथेटिक, और दूसरा सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक। देखिए नर्वस सिस्टम को अगर हम बांटेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड हो जाती है, सीएनएस में डिवाइड हो जाती है, एएनएस में डिवाइड हो जाती है, या फिर पीएनएस में भी डिवाइड होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और बाद में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बहुत सारी चीज़ों में ये विभाजित हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा इसका सेक्शन बताऊंगी। पूरे दिमाग की जो सिस्टम है इसमें दो चीज़ें पाई जाती है। इसमें दो चीज़ें क्या आ गई, इसमें है दो चीज़ें, एक सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। अब ये चीज़ें काम कैसे करती है, देखिए जब भी हम कभी डर जाते हैं और डर करके या तो हम उस चीज का मुकाबला करते हैं या फिर हम उस चीज से भाग जाते हैं। अब मान लीजिए कि आपके सामने अगर एक सांप आ गया तो आप डर जाएंगे और आप डर के भागेंगे, ठीक है। जब आप डर के भागेंगे या फिर जब आप उसको मारने के लिए कोई डंडा उठाएंगे तो क्या होगा, तो ये जो हमारा उस टाइम काम कर रहा होगा, हमारा जो ब्रेन, हमारा जो दिमाग, उसमें कौन सा पार्ट काम कर रहा होगा, उसमें पार्ट काम कर रहा होगा सिंपैथेटिक वाला, ठीक है। क्योंकि हम उस टाइम में क्या कर रहे हैं, हम उस टाइम में डर करके या तो मुकाबला कर रहे हैं या फिर हम भाग जा रहे हैं, तो यहाँ पे काम करेगा ये सिंपैथेटिक। और इस समय जो हमारे दिल की धड़कनें होगी वो बहुत ज़्यादा तेज होगी, क्योंकि हमें डर लग रहा है, या फिर जब हम मुकाबला भी करते हैं तो हमारी जो दिल की धड़कनें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही तेज हो जाती है। तो कौन काम कर रहा है, सिंपैथेटिक। लेकिन जैसे ही वो चीज़ें, वो जब समय खत्म हो जाएगा, सांप वहाँ से निकल जाएगा, या फिर जब आप सांप को मार देंगे तो क्या होगा, तो पैरासिम्पैथेटिक आपके बॉडी में रिलीज होगी, एक तरल पदार्थ टाइप का आपके बॉडी में रिलीज होगा, और ये जो सिग्नल यहाँ से जब जाएगा तो क्या होगा, तो आप शांत हो जाएंगे। आपकी जो पहली वाली स्थिति थी, मतलब आप नॉर्मल शांत से कहीं जा रहे थे, तो आप वैसे हो जाएंगे। आपकी जो दिल की धड़कनें हैं वो भी बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। तो उस टाइम में आपको सामान्य करने में कौन सक्षम है, पैरासिम्पैथेटिक वाला पार्ट सक्षम है। तो ये चीजें होती है हमारे ब्रेन में, ये दो चीजें होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो ये दोनों चीजें हैं ये बहुत ज्यादा मेन है। मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये जो दोनों चीजें होती है इसमें गड़बड़ी हो जाती है। किस टाइम, जब आपको नॉन एलर्जिक राइनाइटिस हो जाता है, और उसमें भी इसका दूसरा प्रकार मतलब वैसोमोटर राइनाइटिस जब आपको होता है, उस टाइम में ये चीजें में गड़बड़ी हो जाती है। अब गड़बड़ी कैसे होती है, पैरासिम्पैथेटिक वाला ज्यादा हावी हो जाता है, मतलब ये दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जब आपके बॉडी में ये चीजें जब काम करती हैं, उसके बाद जब ये चीजों का जब समय खत्म होता है तो उसके साथ साथ ये चीजों का ज्यादा होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या होता है कि पैरासिम्पैथेटिक वाला ज्यादा काम करने लगता है और सिंपैथेटिक वाला नहीं काम करता है, इसकी मुकाबले ये कम काम करने लगता है। तो उस टाइम क्या होता है, तो उस टाइम गड़बड़ी हो जाती है, और गड़बड़ी भी बहुत ज्यादा नहीं होती है लेकिन फिर भी हो जाता है। अब जब इसमें गड़बड़ी होती है तो क्या होता है, तो आपके जो नाक की अंदर वाली जो नसें हैं उसमें सूजन हो जाती है। अब सूजन कैसे होगी, अंदर वाला जो लेयर है उसके बीच में क्या है, पतली पतली सी आई हुई है, छोटी छोटी सी नसें टाइप की, ठीक है, यहाँ पे पतली पतली सी वेसल्स आई हुई है। अब वो क्या होता है, उसमें डायलेशन हो जाता है, मतलब उसमें फैलाव हो जाता है। अब जब भी चीज कोई, यानी कि जो वेसल्स हैं वो अगर फैल जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं डायलेशन। ये सभी चीजों का याद रखना है और ये वर्ड जरूर आपको यूज करना है ताकि आपको एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वेसल्स में डायलेशन हो जाएगी तो क्या होगा, तो होगा कि यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक में प्रॉब्लम है, तभी ये चीजें हुई है, ठीक है। जब ये चीजें होंगी, इसके अलावा देखा जाता है कि जो महिला ज्यादा चिंता करती है, मतलब एंग्जाइटी में रहती है, चिंता को क्या बोलते हैं, चिंता को बोलते हैं एंग्जाइटी, और डिप्रेशन, डिप्रेशन आपने सुना होगा, डिप्रेशन। जो महिला इन दोनों की शिकार होती है उसमें अगर ये चीजों में गड़बड़ी हो जाती है, पैरासिम्पैथेटिक में अगर गड़बड़ी हो गई, तो नॉर्मल महिला जिसमें ये दोनों चीजें नहीं है, जिसमें ये दोनों चीजों की प्रॉब्लम नहीं है, तो
तो उनसे ज्यादा लक्षण देखने को मिलते हैं। मतलब वो पहले से ही चिंता में है और डिप्रेशन की शिकार है, तो अगर उसके बॉडी में ये प्रॉब्लम आएंगी तो नॉर्मल महिला से ज्यादा उसमें लक्षण देखने को मिलेंगे। ये चीजें होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है कि गले में फिर आपके खराश हो और आपको फेस में पेन भी हो। तीसरा प्रकार है हमारा ऑक्यूपेशनल राइनाइटिस। इसका क्या मतलब है? ऑक्यूपेशन का मतलब हम सभी समझते हैं कि कोई व्यवसाय। अब व्यवसाय या फिर उसको हम समझिए कि काम, आपका पेशा, ठीक है। तो पेशा में क्या हो सकता है कि कोई व्यक्ति जहां पे लकड़ी बनती है वहां पे कितना ज्यादा लकड़ी का जो बुरादा होता है वो उड़ते रहता है, तो वहां पे अगर कोई व्यक्ति काम करता है, या फिर जहां पे मेटल बनती है वहां पे क्या होता है कि मेटल पूरा घिसता रहता है, तो उसका छोटा छोटा जो कण होता है वो आपके सांस के थ्रू आपके नाक तक पहुंच सकता है। तो उसके वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हो जाती है इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन कैसे होगी? क्योंकि यहाँ पे जो म्यूकस की मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी डेलिकेट होती है। डेलिकेट का मतलब क्या होता है? डेलिकेट का मतलब होता है वो थोड़ी सी नाजुक होती है, सभी चीजों से नाजुक होती है, क्योंकि अंदर वाली परत थोड़ी सी बहुत ज्यादा ही मुलायम होती है। तो वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे सूजन हो सकती है। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, तो फिर से वही सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और वो समस्या क्या है? आपकी नाक बहेगी, आपके आंखों में से आंसू आएगा, आपके जो चेहरे हैं उसमें सूजन हो जाएगी, और साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा छींकें भी आ सकती है, आपके गले में खराश भी रह सकता है। तो ये सभी चीजें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो पशु होते हैं उसके फर की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं उस पेशेंट को कि आप इन सभी चीजों से दूर रहें। अगर आप दूर नहीं रह सकते हैं तो उनको देते हैं हम नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। नेजल कॉर्टिको, स्पेलिंग देखिए, कॉर्टिको स्टेरॉइड्स, ठीक है। नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नेजल, नाक में जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, ये दवाई का नाम है, और ये नेजल मतलब नाक, तो नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद चौथा प्रकार क्या होता है? चौथा प्रकार है हार्मोनल राइनाइटिस। चौथा प्रकार हमने क्या पढ़ा था? हार्मोनल, यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, हार्मोनल राइनाइटिस, ठीक है। नाम से ही यहाँ पे क्लियर है कि हार्मोन में गड़बड़ी के कारण हो जाती है नाकों के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन। तो ये क्यों होती है? देखिए, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, जब भी कोई महिला मां बनने वाली होती है, उस टाइम में बॉडी में हार्मोन्स का उथल पुथल होता है। अब हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन एक पानी की तरह ही कुछ तरल पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के अंदर होता है और हमारे ब्लड में, मतलब हमारे खून में मिक्स होता है। ब्लड के बारे में आप जाकर के देख सकते हैं, और ब्लड के बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा ही क्लियर हो जाएगा पहले के मुकाबले, मैं ये चीज की गारंटी देती हूँ। तो आप जाकर के ब्लड वाले लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसमें 2 लेक्चर ले लिए हैं, बाकी के बचे 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी लेने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो महिला प्रेग्नेंट होती है उस महिला में हार्मोन में चेंजेस आता है। मैंने आपको अभी बताया कि हार्मोन का मतलब होता है खून में मिक्स एक तरल पदार्थ जो कि खून में मिक्स होता है और पूरे शरीर में वो घूमता रहता है, ठीक है। जब वो घूमता रहता है तो उस टाइम में उस हार्मोन के कारण हमारे शरीर का विकास भी होता है। हम जब बच्चे से बड़े होते हैं तो हार्मोन्स के कारण ही बड़े होते हैं, हमारी हड्डियों का विकास होता है हार्मोन्स के कारण ही होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजों का विकास होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे अंग है जिनका विकास होता है, तो हार्मोन्स उसमें बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। ठीक इसी तरह जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो हार्मोन्स का चेंजेस होता है, और वो हार्मोन चेंज होने के कारण क्या होता है, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। जब उस हार्मोन में चेंजेस होती है तो कई महिलाओं में यह देखा गया कि उनके नाक में प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब उनका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें सूजन हो जाती है। अब जब सूजन हो जाती है तो क्या होता है, तो सेम वही चीज, छींके आना, बार बार उनको जुकाम होना, तो ये चीजें क्या होती है, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस में ये चीजें साल भर के लिए भी रह सकती है उस महिला को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि पहला तो अगर वो प्रेग्नेंट है तब प्रेगनेंसी में हो सकती है। दूसरा क्या, दूसरा मेंस्ट्रुएशन, मतलब महीने में एक बार चलिए स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, मेंस्ट्रुएशन,
ठीक है। मेंस्ट्रुएशन मतलब पीरियड्स, जो मासिक धर्म होता है, जिसको हम हिंदी में मासिक धर्म बोलते हैं। 28 दिन पे 7 दिन के लिए पीरियड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से वेजाइना में से ब्लड निकलता है। तो उस टाइम क्या होता है, वेजाइना के बारे में भी मैंने आपको बताया है, तो आप जा करके उस वाले लेक्चर को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है कि वो पैड्स का यूज करती है। जब मेंस्ट्रुएशन का जब समय होता है तो उस टाइम में बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस टाइम भी उनको ये प्रॉब्लम रह सकती है, उनको बार बार छींकें आ सकती है, सर्दी और जुकाम हो सकता है, साथ ही उनके गले में खराश हो सकता है, उनको बहुत ज्यादा आंखों में खुजली भी हो सकती है और आंख से आंसू भी आ सकते हैं। तो ये सभी चीजें होती है। और साथ ही साथ अगर उनको थायराइड की जो मात्रा है बॉडी में वो अगर कम हो, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म, चलिए, थायराइड जो हार्मोन है अगर उनके बॉडी में कम है, किसी महिला के बॉडी में अगर कम है, तो हो सकता है कि वहां पे उनको नाक में समस्या आ जाए। तो ये जो सभी चीजें हैं ये क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसके कारण ये सभी चीजें हो जाती है। तो उस टाइम में भी हमें बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए, जब भी ऐसी स्थिति आए, तो हम अपना अच्छे से ख्याल रखें और जो चीजें एलर्जी पैदा करती है उन चीजों से दूर रहे, और साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। तीसरा कौन सा प्रकार है, तीसरा क्या है, तीसरा यहाँ पे हम देखते हैं ड्रग इंड्यूस्ड राइनाइटिस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कुछ दवाइयां होती है जिसके कारण आपको राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें आपको एलर्जी तो नहीं होगी, लेकिन आपको ये दवाइयां लेने से नाक के अंदर की जो वेसल्स है उसमें सूजन हो सकता है, उसमें डायलेशन हो सकता है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स एक हो गई, दूसरी क्या है रिजरपिन, तीसरा क्या है गुआनेथिडिन, चौथा क्या है बीटा ब्लॉकर्स। अब ये जो सभी दवाइयां हैं ये क्यों यूज किया जाता है, क्यों उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि इससे जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। मतलब जिसका हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है जिस लोगों को, उसमें ये जब दवाइयां हम देते हैं तो उनके बॉडी में ये क्या काम करती है, उनके ब्लड के प्रेशर को ये लो कर देती है, कम कर देती है। तो ये सभी का काम यही है, ठीक है। साथ ही साथ ये सभी क्या होती है, ये सभी पैदा करती है नॉन एलर्जिक राइनाइटिस, जिसमें आपको इन सभी से एलर्जी तो नहीं होता है, कोई रिएक्शन आपके बॉडी में नहीं होता है, लेकिन आपको कुछ समय के लिए यहाँ पे स्नीजिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब छींक आ सकता है। साथ ही नेजल कंजेशन, मतलब नाक बंद बंद सा, नाक में बलगम बनना, ठीक है, नेजल कंजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद हो सकता है नाक आपकी बहेगी, नाक से पानी आएगा, तो राइनोडिया, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब ये चीज देखने वाली बात है कि नॉन एलर्जिक राइनाइटिस में एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो एलर्जी वाली जो राइनाइटिस होती है उसमें अगर आपका नाक बहता है तो सिर्फ आपके नाक से पानी आता है, पानी जैसा निकलता है, लेकिन यहाँ पे जब एलर्जी नहीं है तो आपके नाक से हल्का पीला पीला निकलेगा, मतलब बलगम भी निकलेगा नाक से, वो वाला प्रॉब्लम इसमें होता है। इसमें सिर्फ पानी नहीं बहता है, इसमें हल्का सा पीला पीला कफ टाइप का जमा हुआ भी नाक से निकलता है, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं राइनोडिया भी आपको हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं छठा क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा गस्टेटरी राइनाइटिस, गस्टेटरी राइनाइटिस। अब ये चीज क्या है, गस्टेटरी का मतलब होता है कि जब भी आप कभी खाते हैं बहुत स्पाइसी फूड, मीट खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, या फिर आप कोई सब्जी खा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मसाला हो और आप बहुत अच्छे से बहुत जीभ लपलपा करके जब आप खाते हैं वो चीज़ें, तो क्या होता है, तो आपको कुछ ही समय के बाद आपके नाक से पानी बहने लगता है, आपको बहुत ज़्यादा तीखा भी लगता है, लेकिन आप फिर भी खा रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको पसीना निकलने लगता है और हो सकता है कि आपको थोड़ी देर के लिए जुकाम भी हो जाए, ठीक है। जब आपको जुकाम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गस्टेटरी राइनाइटिस, जो कि हॉट और स्पाइसी खाने के बाद होता है। ये चीज़ें कब होती है, हॉट और स्पाइसी खाने के बाद। यहाँ मैं लिख देती हूँ हॉट एंड स्पाइसी फूड, ठीक है, ये चीज़ें हो गया। इसके साथ साथ जब आप वाइन पीते हैं, जब आप बियर पीते हैं, तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद यही हो सकता है कि यहाँ पे जब आपको ये प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, तो नेजल कंजेशन इसमें भी होगा, नेजल, नाक आपकी बंद हो जाएगी, आपकी नाक बहेगी, मतलब रनी नोज, जिसको मैंने क्या बोला, जिसको मैंने बोलता राइनोडिया।
तो ये चीजें इसमें भी होती हैं। सातवां प्रकार है नॉन एलर्जिक राइनाइटिस विद एसिनोफिलिया सिंड्रोम। अब राइनाइटिस का मतलब क्या है? राइनाइटिस में हम देख सकते हैं सातवां ये है, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एसिनोफिलिया सिंड्रोम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो हमारे ब्लड में WBC होती है, मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं श्वेत रक्त कोशिका, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है, ये चीजें ब्लड में ज्यादा हो जाती है। अब 1% इसको होना चाहिए ब्लड में, ठीक है। इसकी जो मात्रा है वो 1% हमारे खून में होनी चाहिए। और मैंने आपको ब्लड वाले लेक्चर में अच्छे से बताया है कि रेड ब्लड सेल्स क्या है, इसके बाद जाकर के आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1% होनी चाहिए व्हाइट ब्लड सेल्स को, लेकिन यहाँ पे 1% से अगर ये ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है? अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो क्या करती है, श्वेत रक्त कोशिका आखिर हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के ब्लड में क्यों होती है? क्योंकि मान लीजिए कि जिस तरह यहाँ पे सिपाही रक्षा करते हैं हमारे देश की, ठीक उसी तरह यहाँ पे हमारे बॉडी की रक्षा करने का जिम्मेदारी किसको है? व्हाइट ब्लड सेल्स को है। ये अगर कोई भी बाहर से बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी जो कि डेंजर हो, हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो ये तुरंत अलर्ट रहती है और तुरंत से उस पर हमला कर देती है। जो दुश्मन बाहर से आता है उसको हम बोलते हैं एंटीजन, ठीक है। जो दुश्मन बाहर से आता है उसको हम बोलते हैं एंटीजन। और इसका हथियार क्या होता है व्हाइट ब्लड सेल्स की? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हथियार होता है, ये हथियार बनाई एंटीबॉडी और दुश्मन है एंटीजन। तो जो बाहर से चीजें आती है हमारे बॉडी के अंदर, मतलब एंटीजन गया और ये बनाई एंटीबॉडी, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि ये खात्मा कर पाती है एंटीजन का, एंटीजन को ये डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है। लेकिन जब इसकी मात्रा जब ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो छोटा से छोटा चीज पे भी ये रिएक्ट करने लगेगा। मतलब जो चीजें हमारे लिए सही है जो और हम उसको बाहर से ले रहे हैं, उसको भी ये व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर के अंदर आने नहीं देगा। उसको लगेगा कि वो भी दुश्मन है, क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा हो गई है और इसकी जो अलर्टनेस है, मतलब जो इतना ये अलर्ट है, वो भी बहुत ज्यादा हो गया है पहले की अपेक्षा। अगर 2% होगा तो बहुत सारे व्हाइट ब्लड सेल्स अलर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम हो जाती है कि ज्यादा इसमें हो जाता है WBC ब्लड में, तो क्या हो जाता है? तो उसको हम बोलते हैं एसिनोफिलिया सिंड्रोम। जब हम उसको एसिनोफिलिया सिंड्रोम बोलते हैं और उस टाइम में अगर हम नॉर्मल सी दवा एस्प्रिन, आपने नाम सुनी होगी, एस्प्रिन भी अगर आप लेंगे तो क्या होगा? तो आपका बॉडी उसको झेल नहीं पाएगा, टॉलरेट नहीं कर पाएगा और ये व्हाइट ब्लड सेल्स रिएक्ट करेगी। तो क्या हो सकता है? तो उस टाइम में आपको एलर्जी नहीं है, लेकिन उस टाइम यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, एसिनोफिलिया सिंड्रोम है। इस वजह से क्या हो सकता है? इस वजह से आपको छींकी आ सकती है, स्नीजिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेजल कंजेशन, सेम बात हो गई, नेजल कंजेशन, नाक बंद हो सकता है। रनी नोज जिसको हमने बोला था, राइनोरिया जिसमें आपकी नाक बह सकती है। इसके अलावा आपके सर में दर्द भी रह सकता है और आपको बुखार भी लग सकता है। सारे प्रकारों को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के क्या क्या प्रकार होते हैं। अब हमें इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें और पढ़नी है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा है इसके टाइप्स को, एक साइड लिखते हैं, टाइप्स को पढ़ लिया, ठीक है। टाइप्स के बाद हम देख लेते हैं कि अगर ये समस्या हमारे बॉडी में है तो आखिर क्यों है। तो क्यों को हम क्या बोलते हैं? क्यों को हम बोलते हैं ईटियोलॉजी, ठीक है, ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर, ठीक, रिस्क फैक्टर, ये चीज़ें हमें अभी पढ़नी है। एंड चलिए ये चीज़ें अभी हमें पढ़नी है। उसके बाद जब ये चीज़ें हो जाती है कि आखिर ये समस्या हमारे बॉडी में क्यों है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें होंगी। उसको हम क्या बोलते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। स्पेलिंग पे ध्यान देना है आपको, थोड़ी सी मेरी राइटिंग खराब है बस। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद डॉक्टर आपको कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। मतलब अगर ये आपको प्रॉब्लम है तो उसका समाधान क्या क्या हो सकता है। इसका मतलब है कि उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि मैनेजमेंट किस तरह से हम करते हैं नॉन एलर्जिक राइनाइटिस का, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये जो चारों टॉपिक है ये आपको इस टॉपिक के अंडर पढ़ने हैं। अभी हमने टाइप को पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे? ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं? पहला क्या हो सकता है? एनवायरमेंट हो सकता है। जो वातावरण है वो अगर ठीक ठाक नहीं हो
तो उस टाइम में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब अगर वातावरण में ज़्यादा धुंध हो, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास खड़े हैं जो सिगरेट पी रहा हो, मतलब सेकेंड हैंड स्मोक उसको बोलते हैं, जहां तक उस सिगरेट का धुआं आपके नाक तक जा रहा है तो वो जो धुआं होगा वो होगा सेकेंड हैंड स्मोक। क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड हैंड स्मोक हम उसको बोलते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली उस चीज को नहीं ले रहे हैं, आप दूसरे के द्वारा छोड़ा गया जो धुआं है सिगरेट का, उसका आप सेवन कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे सेकेंड हैंड स्मोक। ठीक है, उसके बाद हो सकता है स्मॉग। स्मॉग क्या बोलते हैं, जो धुंध होती है और जब ठंडा का मौसम होता है तो बहुत ज़्यादा कोहरा टाइप का लगा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्मॉग। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है इन्वायरमेंट में, इसके अलावा इन्वायरमेंट के अलावा हो सकता है यहाँ पे टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा ही सर्दियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है सर्दी जुकाम होने का, तो उस टाइम में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, इसके अलावा हो सकता है फूड एंड बीवरेज। इसका मतलब मैंने आपको बताया है कि अगर आप हॉट एंड स्पाइसी चीज़ें लेंगे, बीवरेज का में क्या होगा, बीवरेज में होगा जैसे कि शराब हो गया, वाइन हो गया, तो इन सभी चीज़ों के सेवन से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। कौन सी प्रॉब्लम, आपको एलर्जी नहीं होगी लेकिन आपको कुछ समय के लिए, या वो समझिए कि वो जो लक्षण है वो पूरा साल भर भी रह सकता है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नाक बंद हो जाएगा, खुजली होगी आंखों से आंसू आएगा, छींकें होंगी, नाक बहेगा, जुकाम हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई खाने से, मतलब हॉट और स्पाइसी फूड से या फिर शराब से हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा यहाँ पे होगा कोई ड्रग से, दवाई से। ठीक है, इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस है, जो मैंने आपको बताया था अभी, हार्मोनल चेंजेस। तो ये सभी कारण है जिसकी वजह से, अब टेम्परेचर के साथ साथ एक और चीज़ आती है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। मतलब जितनी आप आर्द्रता होगी, मतलब बारिश वाला जो मौसम होता है उसमें हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है, उस टाइम भी आपको ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है आपके शरीर में। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सभी कारण हैं उन चीज़ों से आप दूर रहें, या फिर अगर हो जाता है तो आप फिर उसको ठीक करने के लिए कोई दवाई लें। लेकिन अगर आप कोई भी दवाई लेते हैं तो आप उसका यूज़ बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि अगर आप उसका यूज़ बहुत ज़्यादा ही करेंगे तो आपको उस चीज़ की आदत हो जाएगी। जब आदत आपके बॉडी को हो जाएगी तो क्या होगा, तो उस टाइम में जो आपके लक्षण है वो उस फिर दवाई से ठीक नहीं होंगे, और जो आपका लक्षण जो भी चीज़ से आ रहा है, मतलब इस बीमारी से आ रहा है, कौन सी, ये जो प्रॉब्लम है, इससे अगर वो लक्षण आ रहा है तो वो लक्षण की जो गंभीरता है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आप कोई भी दवाई का सेवन बहुत लंबे समय तक ना करें। अब आप गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर को आपने दिखाया और उनको लगा कि आपको नॉन एलर्जिक राइनाइटिस होने की जो संभावना बनी हुई है आपके बॉडी में, तो वो कुछ टेस्ट करेंगे। अब वो दो चीजें कर सकते हैं, पहला ये कि जो भी कारण है उसको खोजेंगे, मतलब जो भी कॉज है, ठीक है, कॉज है उसको खोजेंगे, या फिर दूसरा उनको ये फील होगा कि आपके नाक में प्रॉब्लम है, नाक में मतलब साइनस आपको प्रॉब्लम है, साइनस का प्रॉब्लम है, नाक में पहले से ही प्रॉब्लम है, तो उस चीज के बारे में करेंगे। अब जो कारण वो देखेंगे कि किस कारण की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, उसमें वो दो चीजें करेंगे, पहला ये स्किन टेस्ट करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, दूसरा करेंगे ब्लड टेस्ट। ये दो चीजें करेंगे। ठीक है, अब अगर साइनस का प्रॉब्लम है नाक में, अगर उनको लगता है कि नाक में ही कोई प्रॉब्लम है, नाक की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, या फिर मान लीजिए कि नाक में ही कोई गड़बड़ी आ रही है, यहाँ पे कोई भी चीज़ का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ के संरचना में कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, नाक सही से आपका काम नहीं कर रहा है, क्या यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, मतलब यहाँ पे कुछ, यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है नाक के अंदर में, तो वो जो सभी चीज़ें हैं वो क्यों करेंगे, यहाँ पे दो चीज़ें करेंगे, नेजल एंडोस्कोपी, नेजल एंडोस्कोपी, दो चीजें इसमें भी करेंगे, और दूसरा सीटी स्कैन, सीटी स्कैन। देखिए यहाँ पे हमने देखा कि आप गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर आपको दो चीजें करने के लिए बोलते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है, तो आपको दो चीजें करनी है। पहला तो ये कि अगर कोई मरीज आकर के आपको बोलता है कि उनको जुकाम है, सर्दी है, और ये जो
चीज़ें होती है, वो टेम्परेचर अगर चेंज होता है, सर्दी का मौसम है तो ज़्यादा होता है, गर्मी का है तो कम होता है, और लगभग उनको ये साल भर से है, तो आपको ये चीज़ें आएंगे दिमाग में कि क्या उनको नॉन एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको दो चीज़ें करनी है। पहला तो ये कि कारण देखना है, उनके लक्षण को देख करके ये चीज़ें आपको पता लगानी है कि ये जो लक्षण उनके बॉडी में आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं। तो उनको बोलेंगे कॉजेस, ठीक है, कॉज मतलब कारण। और या तो ये हो सकता है कि उनके नाक में ही प्रॉब्लम हो, उनको ये एलर्जी नहीं हो, उनको जो ये एलर्जी हम सोच रहे हैं वो ना हो, और उनके नाक में ही पहले से कोई प्रॉब्लम हो, नाक में ही अगर कैंसर के सेल है तो नाक में भी बन सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि उनको देखा जाए तो उनकी जो नाक की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो थोड़ी सी टेढ़ी हो, जिसके कारण उनको ये प्रॉब्लम आ रही हो। तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, या तो उनको साइनस प्रॉब्लम है, नाक से संबंधित है तो मतलब साइनस, तो उनको नाक से प्रॉब्लम है, नाक में प्रॉब्लम है तो साइनस हो सकती है, तो उसमें हम करेंगे नेजल एंडोस्कोपी और सिटी स्कैन। अब इन चारों को हम समझते हैं। देखिए, स्किन टेस्ट करते हैं तब जब हम पता लगाते हैं कि किसी व्यक्ति को क्या चीज़ों से प्रॉब्लम है। तो स्किन टेस्ट में हम क्या करेंगे कि जो चीज़ें जैसे कि धूल मिट्टी हो गई, फूल का जो परागकण हो गया, या फिर मान लीजिए कोई चीज़ें जिनसे उनको एलर्जी है, वो चीज़ें आप इंजेक्शन से देंगे यहाँ पे स्किन पे, और थोड़ा सा 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि अगर उनको एलर्जी होगी तो उनके स्किन पे थोड़ा सा सूजन आ जाएगी, लेकिन अगर उनको एलर्जी नहीं है तो वो सूजन नहीं आएगी और उनका स्किन बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। तो हम मान सकते हैं कि उनको एलर्जी है या फिर नहीं है, उसको हम देख सकते हैं। धूल मिट्टी से कैसे देखेंगे, उनके नाक के सामने हम धूल मिट्टी, धुआं, ये सब को हम हवा में लाएंगे और साथ ही साथ उनको इनहेल करवाएंगे ताकि वे अपने सांस में वो धूल मिट्टी को ले, और जिससे हमें पता लग जाए कि उनको अगर एलर्जी होगी तो तुरंत लक्षण उनमें आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हम करते हैं स्किन टेस्ट में। दूसरा हम करते हैं ब्लड टेस्ट। अगर कोई चीज से हमें एलर्जी है तो हमारे ब्लड में IgE मतलब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन E है। ये क्या है, ये मैंने आपको क्या बताया था, ये मैंने बताया था कि ये जो चीजें हैं वो बॉडी हमेशा किसी चीज से जो बाहर से आती है, जो हमारी दुश्मन होती है, जो बॉडी को लगता है कि हमारे लिए सही नहीं है, उससे लड़ने के लिए ये चीजें बनाती हैं। तो एक चीज क्या है, IgE, जो कि लड़ने के लिए बॉडी हमेशा तैयार रखती है। तो अगर बॉडी में किसी चीज से एलर्जी है और वो हमारे शरीर के अंदर किसी भी अंग में गया हो, या फिर कितने ही वो नाक के पास वो गया हो, तो क्या हो सकता है, तो हमारे बॉडी में ये वाली चीजें, हमारे ब्लड में ये वाली चीजें मौजूद होगी। अगर हमारे बॉडी में किसी चीज से एलर्जी है तब तो हम ब्लड टेस्ट करेंगे। अगर ये चीजें मौजूद हुई तो इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसी चीजें गई हैं जिनकी वजह से एलर्जी की संभावना है, या फिर एलर्जी हो रही है, या फिर कोई चीज हो रहा है और ये IgE ब्लड में मौजूद होगा क्योंकि वो आपको सूट नहीं कर रहा है। ब्लड टेस्ट से हम ये चीज का पता लगाते हैं। इसके बाद हम फिर जाते हैं साइनस की तरफ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम देखते हैं कि क्या अगर नाक में कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से तो नहीं लक्षण आ रहे हैं इस मरीज में, तो क्या करेंगे, नेजल एंडोस्कोपी। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक पतला सा फाइबर टाइप का होता है जिसकी मदद से हम नाक के अंदर की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसको हम आसानी से देख पाते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखता रहता है और फिर आप नाक के अंदर की सभी चीजों को देखते हैं आसानी से। हम उसको बोलते हैं नेजल एंडोस्कोपी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, सिटी स्कैन, मतलब नाक के अंदर की जो सभी स्ट्रक्चर है, हड्डी कैसी है, क्या नहीं है, कितनी परत है, तो इन सभी चीजों के बलगम बना हुआ है तो कितना बना हुआ है, तो ये चीजों को हम देखते हैं सिटी स्कैन के माध्यम से। तो इस तरह हम पता लगाने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में सभी लक्षण आ रहे हैं तो वो लक्षण किस कारण से आ रहे हैं। अब जब हमें कारण का पता लग चुका है तो हम क्या करते हैं, तो हम उसका समाधान ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब हम मरीज को क्या बोलते हैं, मरीज को हम बोलते हैं कि आप कुछ चीजों का इस्तेमाल करें, और उससे पहले भी हम उनको ये सलाह देते हैं कि आपको जिस चीज से भी एलर्जी की प्रॉब्लम आ रही है, ये जो सभी सिम्टम है, सभी लक्षण है जिस चीज से आ रहे हैं, उन सभी चीजों से आप दूर रहें। इसके बाद भी अगर उनको आराम नहीं मिलता है तो हम कुछ दवाइयां दे सकते हैं, कुछ स्प्रे दे सकते हैं जिनको वो नाक में इस्तेमाल करके वो राहत उनको मिल सकती है। लेकिन क्या है कि इन सभी चीजों को कम से कम ही यूज करना चाहिए, इन सभी चीजों का आदत उनको नहीं लगाना है। उनको ये चीजें आपको बोल करके ही घर भेजना है। तो क्या चीजें बोलेंगे, ओरल डीकंजेस्टेंट। इसका मतलब है कि अगर नाक में या फिर गले में बहुत ज्यादा कफ बन रहा हो तो हम उनको दे सकते हैं ओरल डीकंजेस्टेंट, जो कि
मुंह से उनको स्प्रे लेना है, जिससे वो नाक का जो रास्ता है वो भी खुलेगा और गले में भी उनको आराम मिलेगा। ठीक है, सलाइन नेजल स्प्रे, इसका मतलब है कि वो नाक में स्प्रे यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ चाहे तो वो घर में गर्म पानी में हल्का सा नमक डाल करके भी अपने नाक को वॉश कर सकते हैं, नाक को वो धो सकते हैं, जिससे कि उनको राहत मिलेगा। जो कि इरिटेंट्स, जो चीज जैसे धूल मिट्टी हो गई या फिर जिस चीज से भी उनको एलर्जी, अगर वो नाक के पास चिपकी हुई है तो वो वॉश करने से निकल जाएगी। ठीक है, एंटी हिस्टामिन नेजल स्प्रे, इसका मतलब होता है जिस चीज से एलर्जी है वो नाक में, वो उस चीज के लिए दवा है जो कि नाक में वो स्प्रे करेंगे। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड नेजल स्प्रे भी होती है, लेकिन इन सभी चीजों का आदत उनको नहीं लगाना है, ये चीजें उनको बोल करके ही घर भेजना है। ठीक है, तो इस तरह हम उनको कुछ चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी चीजें आते हैं, या तो वो ओवर द काउंटर ले, इसका क्या मतलब है, मतलब वो ओवर, यहां मैं सही से लिखती हूँ, ओवर द काउंटर, या तो वो ओवर द काउंटर ये सभी जो ड्रग है वो ले ले। इसका मतलब है कि आप जाएंगे दुकान पे और वो जो दुकान वाला होगा आपको वो स्प्रे उठा करके दे देगा। और दूसरा आप ले सकते हैं प्रिस्क्राइब्ड, मतलब आप डॉक्टर से दिखवा करके और फिर जो वो आपको सजेस्ट करेंगे वो आप ले सकते हैं। तो आप दोनों टाइप का ले सकते हैं, लेकिन दोनों टाइप में से कोई भी टाइप आपको बहुत लंबे समय तक नहीं लेना है। आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो इन सभी के जो नोट्स होते हैं वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, तो आप जा करके वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।